देखिए, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था सॉलिड की प्रॉपर्टी को कि सॉलिड हम किसे कहते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉलिड का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो किस हिसाब से किया गया है। तो सॉलिड दो टाइप के होते हैं, एक का नाम है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरे का नाम है एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, एक का नाम है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरे का नाम है एमॉर्फस सॉलिड। अब आप इस बात को समझिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड ही असल में सॉलिड है जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। एमॉर्फस सॉलिड के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे, ये हमें नहीं पढ़ना इस चैप्टर में। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो आप यूँ समझिए कि सही में सॉलिड है, इसलिए समटाइम्स हम लोग इसे ट्रू सॉलिड भी कहते हैं। तो उस हिसाब से एमॉर्फस सॉलिड को हम लोग कहेंगे फॉल्स सॉलिड। अच्छा, फॉल्स के लिए एक नाम है बाकायदा, फॉल्स कहते हैं स्यूडो को, इसको प्रोनाउंस करते हैं स्यूडो, स्यूडो सॉलिड। फॉल्स सॉलिड से मुराद स्यूडो सॉलिड है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि एक सॉलिड है फॉल्स, एक है रियल। जो रियल सॉलिड है उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड कह रहे हैं, जो फॉल्स सॉलिड है उसको एमॉर्फस सॉलिड कह रहे हैं। दूसरी बात, ये एक्चुअली सॉलिड है नहीं, ये तो लिक्विड था, इसको सॉलिड बनाया गया, इसलिए इसका नाम है सुपर कूल्ड लिक्विड। समझे? सुपर कूल लिक्विड कहते हैं इसको, यानी जो एमॉर्फस सॉलिड है उसका दूसरा नाम है सुपर कूल लिक्विड। इसके अंदर फ्लो की टेंडेंसी होती है, चूंकि ये लिक्विड है। आप ऐसा सोचिए कि कुछ लिक्विड था उसको ठंडा करके सॉलिड बनाया गया, कुछ लिक्विड था उसको ठंडा किया गया, इसलिए कहते हैं लिक्विड को ठंडा किया गया, कूल। कूल में भी सुपर कूल, बहुत ज़्यादा ठंडा करके तब सॉलिड बनाया गया है, इसको कहते हैं सुपर कूल लिक्विड। अच्छा, क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको कहते हैं? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में समझिएगा, जो पार्टिकल होते हैं ना सॉलिड के, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर अरेंज्ड इन रेगुलर मैनर। बिल्कुल अरेंज्ड होते हैं एक रेगुलर पैटर्न में, इसी को हम लोग लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट भी कहते हैं। लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट से मुराद पार्टिकल बिल्कुल तरतीब में रखे गए हैं। तरतीब में कैसे रखे गए हैं मैं यहां दिखला रहा हूं। ये एक सॉलिड, ये दूसरा सॉलिड, ये तीसरा सॉलिड, ये चौथा सॉलिड, सॉलिड के नीचे सॉलिड, एकदम एक तरतीब में नजर आएगा। देखो, एकदम लाइन से दिख रहा है। और ये सिलसिला चला जा रहा है, इधर भी, नीचे की तरफ भी। इस अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं रेगुलर अरेंजमेंट। मतलब समझे, यहां हम बच्चे को बैठावें और यहाँ पर जो बच्चा बैठा हो पहला, उसी के ठीक पीछे दूसरा, उसी के ठीक पीछे, सबका सर मुझे एक साथ दिखाई दे, हेड लाइन से, फिर बीच में गैप दिखाई दे, थोड़ा कंधे का गैप,
फिर दूसरे बच्चे के यहाँ बैठाऊँ, उसके पीछे, तीसरे पीछे, सबका हेड एक लाइन से, फिर तीसरे बच्चे को बैठाओ, वही हो रहा है। सारे के सारे पार्टिकल्स एक लाइन से अरेंज हैं। मैंने पहले बोला था ये तो वॉइड्स है, ये सॉलिड्स हैं, ये सॉलिड्स हैं। तो ये पार्टिकल जो सॉलिड का है या एटम कहो, ये एटम स्ट्रांगली बॉन्डेड है आपस में, स्ट्रांगली बॉन्डेड, और बीच में थोड़ा बहुत गैप मौजूद है। इसको हम लोग कहते हैं रेगुलर अरेंजमेंट। इधर हम बना रहे हैं इर्रेगुलर अरेंजमेंट। इर्रेगुलर अरेंजमेंट कैसे होगा भाई? अच्छा, यहां पहले लिख देता हूं। एमॉर्फस सॉलिड जो होता है उसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर अरेंज्ड in irregular manner या पैटर्न। अगर रेगुलरिटी आती भी है, अगर पार्टिकल को मैं अरेंज करूं, इफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इज अरेंज्ड, देन only up to short range। माने अगर हम अरेंज भी करें ना तो बहुत थोड़े देर के लिए अरेंज होगा। यानी बच्चे को हम अगर बैठाएं तो 2-3 बच्चे तो साई बैठे हुए हैं, उसके बाद सब बेतरतीब ढंग से। यानी अगर अरेंजमेंट होगा भी तो 2-3 बच्चों का होगा मैक्सिमम, उससे ज्यादा का नहीं होगा। यानी इस तरह से ये पार्टिकल्स है, मान ये है हमारा सॉलिड है, तो पार्टिकल तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट हैं, बट ये बहुत ही बेतरतीब ढंग से हैं, इर्रेगुलर मैनर में। इस तरह का कुछ अरेंजमेंट दिख जाए, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड इर्रेगुलर अरेंजमेंट। और ये एमॉर्फस सॉलिड की पहचान है। यानी पार्टिकल को अगर हम स्ट्रांगली जोड़ें तो दो तरह से अरेंज होता है, एक रेगुलर वे में, एक इर्रेगुलर पैटर्न में। तो अगर इर्रेगुलर पैटर्न में अरेंज हुए हैं पार्टिकल्स, इर्रेगुलर पैटर्न में, तो क्या कहा जाएगा? एमॉर्फस सॉलिड है, एमॉर्फस सॉलिड है। और अगर अरेंज हुआ भी, जैसे यहां पे थोड़ा सा अरेंज लग रहा है, तो बहुत थोड़े देर के लिए अरेंज होगा, बहुत ही शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट होगा। इसीलिए इसको कहते हैं शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट, उसको लॉन्ग, इस अरेंजमेंट को कहते हैं लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट, जबकि इसको कहेंगे शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट। ये सब पार्टिकल्स हैं जिसको मैं घेर दे रहा हूँ, और इनके अलावा जो बाकी बीच में जगह है ये स्पेस है।
ये है हमारा तरीका। उतार लीजिए।
क्या ये हो गया? उतार लिया। रेगुलर पैटर्न में अरेंज है यहाँ पे पार्टिकल, इसीलिए इसको कह रहे हैं हम लोग लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट, जबकि इसको हम लोग कहेंगे शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट। देखो जो ऑर्डर अरेंजमेंट है इसको मैं दो बार बनाता हूं, दोनों तरह से ऑर्डर ही दिखेगा। ये ऑर्डर अरेंजमेंट। ठीक है, ये बिल्कुल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, बस दोनों में फ़र्क क्या है वो देखेंगे। ये भी एक ऑर्डर है, बिल्कुल तरतीब में सजाया गया है। बस यहाँ क्या हुआ है कि ठीक एक के सामने दूसरा, दूसरे के सामने तीसरा, तीसरे के सामने चौथा, इस तरह रखा गया है। जबकि यहाँ पे क्या है ना, जो पहली लेयर था उसके बीच में यहाँ पे ऐसे जोड़ा गया है, इन दोनों के जो बीच में है वहाँ पे जोड़ा गया है ग्रूफ को। यानी दो लड्डू रखे, मान लो ऐसे से, अब अगला लड्डू यहाँ पे रखे, एक लड्डू मान लो ये है, दूसरा लड्डू ये, अब लड्डू के सामने लड्डू ना रखें, इन दोनों लड्डू के बीच में इस तरह का अरेंजमेंट होता है। और ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है उसके मुकाबले, चूंकि यहाँ पर देखें गैप ज़्यादा दिख रहा है, स्क्वायर टाइप का गैप दिख रहा है, जबकि यहाँ ट्रायंगल टाइप का गैप दिखेगा। इसमें ज़्यादा स्ट्रांगली पार्टिकल्स करीब करीब आ जाएंगे। तो ये वाला भी उतार लीजिए ताकि हम दोनों में डिफरेंस जान सकें। और मेन डिफरेंस स्ट्रक्चर पर ही है कि पार्टिकल अरेंज होगा या अनअरेंज होगा। ये अरेंज नहीं है और ये अरेंज है।
हो गया। अच्छा अब देखो यहीं पे समझाने की कोशिश करो मुझे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स नहीं है। कुछ पार्टिकल हैं जिससे दो दो अटैच है, कुछ है जिससे सिर्फ एक अटैच है। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर एक रेंज की शक्ल में है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। जैसे इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 होगा, 1 2 4 हो गया, सॉरी 1 2 3 4। किसी का 3 भी होगा, जैसे इसका 3 है, 1 2 3। किसी का 4 भी होगा, इसका 1 2 3 4, इसका 1 2 3 4 5 6 7। मतलब कहने का है कि कोऑर्डिनेशन नंबर एमॉर्फस सॉलिड के अंदर फिक्स नहीं होता है, जबकि इस क्रिस्टलाइन के अंदर फिक्स्ड होते हैं। तो अगली पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर यही लिखेंगे, फिक्स को हम लोग डिफिनिट बोलते हैं। डिफिनिट बोलो, फिक्स्ड बोलो, एक ही बात है। कोऑर्डिनेशन नंबर डिफिनिट कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। एमॉर्फस सॉलिड के अंदर क्या बोल रहे हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर आर इन रेंज। यहां डिफिनिट कोऑर्डिनेशन नंबर है, वहां इनडिफिनिट है। रेंज का मतलब हो गया इनडिफिनिट। समझ रहे हो बात को? एक जगह बोल रहा हूं डिफिनिट, एक जगह बोल रहा हूं इनडिफिनिट। आगे सुनो, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स्ड होगा, जिसको हम लोग शार्प मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। शार्प बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट फिक्स, जबकि यहां पर मेल्टिंग पॉइंट भी रेंज में है और बॉइलिंग पॉइंट भी रेंज में है। कोई भी चीज मेल्ट कैसे करेगी? हम टेम्परेचर देंगे, ये पार्टिकल अलग अलग होगा। भाई टेम्परेचर देंगे तो ये दोनों अलग अलग होगा ना। तो हो सकता है 5 डिग्री सेल्सियस देने पर एक बॉन्ड टूटे खाली, तो ये मेल्ट हो जाएगा जो एक अलग हुआ। फिर अगले 5 पर फिर ये भी अलग होगा। तो कुछ हिस्सा मेल्ट किया, कुछ हिस्सा मेल्ट नहीं किया। जो कोऑर्डिनेशन नंबर अलग अलग है। एक पार्टिकल को अगर एक ही पार्टिकल ने पकड़ रखा है तो बस इसी को अलग कर लो, मेल्ट हो गया। लेकिन एक को अगर 3 ने पकड़ रखा है तो तीनों बॉन्ड तोड़ना होगा, और जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे उतने ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ेगी। जबकि यहाँ पर हर पार्टिकल को 4 पार्टिकल ने पकड़ के रखा है। वो 4 पार्टिकल कैसे हैं वो देख। अगर मुझे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए तो मैंने बताया इससे कौन टच है, ये टच हो रहा है तो 1 हो गया, ये टच हो रहा है, ये हो, और ये 4, इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कोई भी पार्टिकल पकड़ लेंगे, हमेशा बीच वाला पकड़ते हैं। जैसे इसका हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखना चाह रहे हैं तो ये किससे किससे टच हो रहा है, ये वाला टच हुआ इससे, ये वाला टच हुआ इससे, 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 तो 4। यहाँ पे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए मुझे इसका देखना है, इससे कौन कौन टच हो रहा है, ये, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर इसको मुझे अकेले रखना है तो हीट देकर ये इस वाले को दूर, इस वाले को दूर, इस वाले को दूर, इस वाले को दूर, तब ये बचेगा। तो कितने बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे? तो सबको इसको भी अलग करने के लिए 4 बॉन्ड, 1 2 3 4। चूंकि हर एटम 4 एटमों से घिरा हुआ है,
जबकि यहाँ पर हर एटम 6 एटमों से घिरा, कोई भी एटम, तो यहाँ पर 6 बॉन्ड तोड़ना होगा, यानी यहाँ 6 बॉन्ड तोड़ना है और यहाँ, तो इसका मतलब साफ हो रहा कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, क्योंकि यहाँ 4 बॉन्ड तोड़ने हैं जबकि यहाँ 6 बॉन्ड तोड़ने हैं। लेकिन 4 बॉन्ड तोड़ने पे सारे अलग हो जाएंगे, सारे, क्योंकि सब कोई 4-4 से ही जुड़ा हुआ था, तो एक साथ सब मेल्ट करेगा। आपने दिया, मिसाल के तौर पर मैं ऐसा बोल रहा हूँ, हर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे एक बॉन्ड टूटता है, तो यहाँ 40 डिग्री टेम्परेचर दोगे, 4 बॉन्ड टूट जाएगा, तो सबके 4 बॉन्ड टूट जाएंगे, सब मेल्ट कर जाएगा। 10 डिग्री पे मेल्ट नहीं करेगा, 10 डिग्री पे एक एक बॉन्ड टूटेगा, 3-3 से जुड़े रहेंगे। फिर 10 डिग्री दोगे, फिर 2-2 बॉन्ड टूटेगा, यानी 20 पर 2 टूटेगा, 2 बनेगा, 30 पे 3 टूटेगा, एक अभी भी बंधा हुआ है, और 40 पे चारों बॉन्ड टूट गए, मेल्ट कर गया, लिक्विड आ गया। यानी 39 तक लिक्विड नहीं था, 40 जैसे ही पहुंचा लिक्विड बन गया। यहाँ पर 60 पर होगा, जबकि यहाँ 10 डिग्री पर भी कुछ मेल्ट कर गए हैं। वो एटम ज़रूर मेल्ट कर गया है जो एक से घिरा हुआ था। यानी अगर आप कहीं पर हीट दें और सिर्फ वहीं पर पिघले, अगल बगल ना पिघले, सिर्फ यही मेल्ट करे, अगल बगल ना मेल्ट करे, तो कहेंगे एमॉर्फस है। एक साथ सब मेल्ट कर जाए तो क्रिस्टलाइन है। तो एमॉर्फस में क्या होता है, 10 पर भी मेल्ट करेगा, 20 पर भी मेल्ट करेगा, 30 पर भी मेल्ट करेगा, कुछ कुछ 10 पे कुछ हिस्सा मेल्ट किया, बाकी नहीं किया, 20 पर कुछ किया, बाकी नहीं किया। यहाँ 10 पे कर ही नहीं रहा था, मैंने कहा 39 तक नहीं करेगा, सीधे 40 पे करेगा। यहाँ 59 तक नहीं करेगा, सीधे 60 पे करेगा। तो इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प है, मतलब डिफिनिट है, एक ही पॉइंट पर मेल्ट कर जाएगा और एक ही पॉइंट पे बॉयल हो जाएगा। जबकि यहाँ पर इर्रेगुलर पैटर्न होने की वजह से रेंज में है। तो ये 3 बातें तो ऐसे ही समझ में आ जाती हैं, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर रेंज में, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी रेंज में, और जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर डिफिनिट, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी डिफिनिट। डिफिनिट को फिक्स कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं, या शार्प कहते हैं। एक चीज़ और, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जिसका डिफिनिट, या डिफिनिट नहीं बल्कि ऊपर से थोड़ा सा मिटाते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है जिसको डिस्कस करना है, एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर और आइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर का होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो क्या है, एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। जबकि एमॉर्फस सॉलिड जो होता है आपका, वो क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड जो होता है आपका वो क्या होता है, तो आप कहिएगा ये आइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है। आइसोट्रॉपिक इन नेचर, आइसोट्रॉपिक इन नेचर वो होता है एन आइसोट्रॉपिक, ये होता है आइसोट्रॉपिक। फर्क क्या है समझेंगे। आइसो का मतलब होता है सेम, ट्रॉपिक का मतलब होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। आइसोट्रॉपिक का मतलब डज नॉट डिपेंड अपॉन डायरेक्शन, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। कहने का क्या मकसद है वो सुनिए। कहने का मकसद ये है आइसोट्रॉपिक को कि फिजिकल प्रॉपर्टी is measured from any direction। यानी अगर हम कोई फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी डायरेक्शन में निकालना चाहें, ऐसे निकालना चाहे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, क्रॉस करके, जैसे कैलकुलेट करना चाहे, फिजिकल प्रॉपर्टी अगर मैं निकालना चाह रहा हूँ एमॉर्फस सॉलिड का किसी भी डायरेक्शन में, फिजिकल प्रॉपर्टी इज मेजर्ड फ्रॉम एनी डायरेक्शन, देन वी गेट सेम वैल्यू और सेम रिजल्ट।
आपको सेम मिलेगा। आप चाहे एमॉर्फस में हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंक्लाइन जैसे निकालें, आपको हर जगह सेम वैल्यू निकलेगी। मिसाल के तौर पे अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं मिसाल के तौर पे, और ये आया वर्टिकल में 2.3 और हॉरिजॉन्टल में भी आएगा 2.3, ऐसे खींचेंगे तब भी आएगा 2.3। किसी भी डायरेक्शन में निकालो तुम फिजिकल प्रॉपर्टी, वैल्यू क्या आएगी? सेम। इसीलिए कहते हैं आइसो। आइसो का मतलब सेम, ट्रॉपिक का मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम आवेगी, तुम किसी भी डायरेक्शन से निकालो। इसलिए कहते हैं डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा भाई। आप हॉरिजॉन्टल निकालो तब भी वही वैल्यू, वर्टिकल निकालो तब भी वही वैल्यू। तो डायरेक्शन के बदलने पे कहाँ बदला? नहीं बदला। तो जो डायरेक्शन के बदलने से बदल जाएगा वही ना डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। तो एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर का मतलब हुआ, एन का मतलब होता है अपोजिट, यानी ये डिपेंड करता है डायरेक्शन पे, डिपेंड अपॉन डायरेक्शन। जो डायरेक्शन पे डिपेंड करे, जो डायरेक्शन पे डिपेंड करे, डायरेक्शन पे डिपेंड करने का मतलब क्या हो गया भाई? फिजिकल प्रॉपर्टी is measured या calculated from any direction, then we get different value। यानी अलग अलग डायरेक्शन में आपको अलग अलग वैल्यू मिलेगा, सेम नहीं मिलेगा। अलग अलग डायरेक्शन में आपको अलग अलग वैल्यू मिलेगा, सेम नहीं मिलेगा। अच्छा, सुपर कूल लिक्विड का मतलब इसके अंदर थोड़ा बहुत लिटिल बिट फ्लो टेंडेंसी होता है। एमॉर्फस में इतनी बातें जाननी, इर्रेगुलर पैटर्न होता है, अगर रेगुलर हुआ तो शॉर्ट ऑर्डर के लिए होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर रेंज में होते हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रेंज में होता है, और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये आइसोट्रॉपिक इन नेचर का होता है। इसके एग्जाम्पल बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जाम्पल जनरली आते हैं पॉलीमर, बहुत बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं, पॉलीमर। अब आपने पढ़ा होगा 3 बड़ा फेमस पॉलीमर है। एक आपका पॉलीमर है प्लास्टिक, नहीं तो ऐसे ही याद रख लें। एक है रबर और एक है ग्लास। शीशा। ये सब एमॉर्फस सॉलिड है। कौन सा सॉलिड है? एमॉर्फस सॉलिड है, ये ध्यान में रखेंगे।
हाँ भाई, क्या ये बात समझ में आई? क्रिस्टलाइन सॉलिड एक ट्रू सॉलिड है। इसके अंदर क्या होता है कि पार्टिकल बिल्कुल एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, जिससे कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होता है और साथ में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट थी कि ये एनआइसोट्रॉपिक नेचर का होता है, मतलब ये डिपेंड करता है डायरेक्शन पे भी। डायरेक्शन को बदलोगे तो फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाएगी, जबकि यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं बदलती डायरेक्शन के बदल देने पर। एमॉर्फस सॉलिड कहलाता है ये, और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड के अंदर थोड़ा बहुत फ्लो की टेंडेंसी है, जबकि यहाँ कोई फ्लो की टेंडेंसी नहीं है। ट्रू सॉलिड जो होते हैं उसके अंदर सिर्फ वाइब्रेशन होता है, नो फ्लो टेंडेंसी। ओनली वाइब्रेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन, सिर्फ अपने मीन पोजीशन पे ये वाइब्रेट करते हैं। तो हमें आगे इस चैप्टर में क्रिस्टलाइन सॉलिड ही पढ़ना है। तो बहुत सारे हम एग्जाम्पल जो देंगे वो क्रिस्टलाइन सॉलिड का होगा। जैसे एग्जाम्पल में आ जाएगा, मिसाल के तौर पे अगर मैं क्रिस्टलाइन के एग्जाम्पल की बात करूं तो इसमें आ जाएगा आइस, इसमें आ जाएगा नमक NaCl, कोई भी आयनिक कंपाउंड, या सॉलिड CO2 जिसको ड्राई आइस भी कहते हैं, ड्राई आइस। इसी में आता है सिलिकॉन टेट्राऑक्साइड, इसको हम लोग क्वार्ट्ज कहते हैं, क्वार्ट्ज। सिलिकॉन डाइऑक्साइड को सिलिकॉन डाइऑक्साइड, क्वार्ट्ज। अच्छा, अगर कभी ऐसा हो कि ये दोनों मिक्स हो, एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम क्या करें, मिक्स करें। मिक्स करके अगर कोई सॉलिड बना रहे हैं तो वो सॉलिड का क्या कहलावेगा, एमॉर्फस। यानी जब कभी भी एमॉर्फस सॉलिड का कुछ हिस्सा उठावें और क्रिस्टलाइन का उठावें और उनको मिलाकर कुछ बना दें, तो भाई इसके अंदर तो इर्रेगुलर है, इसके अंदर रेगुलर है, दोनों मिलेगा तो इसकी इर्रेगुलरिटी तो रहेगी ना, तो इसलिए वो क्या कहलावेगा, एमॉर्फस। तो याद रखिए, जब कभी भी whenever crystalline solid is mixed with amorphous solid, then formed solid become amorphous। और उसका एग्जाम्पल है, एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, गिलास और क्वार्ट्ज को मिक्स कर दीजिए, गिलास एमॉर्फस होता है, और अगर सिर्फ क्वार्ट्ज हो तो क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन है। लेकिन अगर आ जाए नाम गिलास क्वार्ट्ज, दोनों मिक्स करेंगे तो ये नाम बनेगा गिलास क्वार्ट्ज, इसको एमॉर्फस कहेंगे, इसको एमॉर्फस कहेंगे। सिर्फ गिलास एमॉर्फस है, सिर्फ क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन है। गिलास क्वार्ट्ज दोनों मिक्स किया तो मिक्स करने के बाद जो बनावेंगे उसका नाम होगा एमॉर्फस। तो आज बेसिकली बस इतना ही, जिसमें हम सॉलिड को दो हिस्सों में बांटा है, आहिस्ते आहिस्ते आराम आराम से पढ़ेंगे। पहले दिन पढ़ा हमने खाली सॉलिड की प्रॉपर्टी, दूसरे दिन बता रहे हैं सॉलिड दो टाइप का होता है, एक क्रिस्टलाइन और एक एमॉर्फस, और उसमें डिफरेंसेस ये हैं।